नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं आनंद सिंह, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए ग्रुप डी का पूरा कंप्लीट बैच भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आज पॉलिटी से, क्योंकि हमारे अगर हम एज पर द सिलेबस चलें तो हमारे सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट जीके के अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक साथ जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट आपके ज्योग्राफी के इसके जीके के अंदर आएंगे और जीके 15 नंबर की आएगी। ठीक है, तो पॉलिटी की शुरुआत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। पॉलिटी की शुरुआत आज की इस क्लास में आपके लिए हो रही है। पहली क्लास रहेगी ये पॉलिटी की। और आज जो हम करने वाले हैं वो है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण। तो संविधान सभा का निर्माण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। जिस बच्चे ने पॉलिटी कभी नहीं भी पढ़ी हो वो भी अपने आंसर्स अच्छे से निकाल पाए, अच्छे से अपने आंसर कर पाए। इसीलिए मैं आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिलेंगे जिसके अंदर टेलीग्राम का लिंक होगा। आप हमारे वीडियोस के अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, नोट्स के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो टेस्ट पोर्टल है अपनी तैयारी को जांचने के लिए, ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप हमारे वेब पोर्टल से भी तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, पोर्टल का लिंक प्लस टेलीग्राम का लिंक, सभी के सभी लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। अब एक शब्द आता है स्टेट। स्टेट एक राज्य को भी बोलते हैं और एक देश को भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटी के अनुसार अगर पूरे देश को एक साथ बोला जाए तो स्टेट बोल सकते हैं, देश बोल सकते हैं। लेकिन किसी देश को देश बोला जाने के लिए पहली चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चार कंडीशन क्या? कि पहली, एक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। एक जगह है, जैसे एक मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम चार कंडीशन फिलफिल पूरी करेंगे। और चारों कंडीशंस के अंदर नंबर एक, जनसंख्या होनी चाहिए। नंबर दो, के पास क्षेत्रफल होना चाहिए। जो जगह होगी उसके बाद उसका खुद का एक क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस एरिया में एक अच्छी से काम करने वाली सरकार हो, गवर्नमेंट हो। और साथ ही साथ जो व्यक्ति उस एरिया में रहते हैं, जो जनसंख्या है वो अपने आप में संप्रभुता वाली हो, यानी कहने का मतलब अपने खुद के फैसले खुद ले सके। अगर ये कंडीशन अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम किसी भी देश को या राज्य कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, या फिर नेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक पहले चार कंडीशन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक बार एचएसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं चाहिए एक देश को देश कहने के लिए, या एक राज्य के को राज्य कहने के लिए नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे हरियाणा राज्य में क्या है? हमारे हरियाणा राज्य में भाई आप देखो कि पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, हमारा क्षेत्रफल भी है, के बाद हमारे सरकार भी है। और हर व्यक्ति अपने फैसले स्वयं ले सकता है, आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए। तो कहने का मतलब हमारा जो स्टेट है, हमारा हरियाणा, वो एक राज्य भी है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हमारे देश भारत में भी फॉलो की जाती हैं। तो भारत भी एक राज्य के रूप में है। हम लिख सकते हैं कि भारत भी एक राज्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी देश में कोई कानून व्यवस्था लाई जाती है, कानून लागू किया जाता है, तो वो किया जाता है संविधान की मदद से। ठीक है, तो किसकी मदद से किया जाएगा? संविधान की मदद से किया जाएगा। और अब हमारा जो क्वेश्चन उठता है कि संविधान है क्या? हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है? संविधान क्या है? ठीक है, ये ये जो क्लास रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ग्रुप डी के लिए फॉलो कर रहे हैं।
ग्रुप डी के अलावा दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी के अलावा दिल्ली पुलिस, ठीक है, या फिर रेलवे, HCS, HPSC के कोई अदर एग्जाम्स जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, हर एक एग्जाम को ये कवर करेगी। ग्रुप डी तो कवर करेगी करेगी, साथ में मैं थोड़े से एडिशनल पॉइंट भी कराऊंगा जिसकी वजह से ये सभी क्लासेस एक ही में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी और के लिए हमें कुछ अलग पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और चैनल, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे छोटे एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर रहने के, हमारा खुद का घर है, उस घर के अंदर रहने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो उसको चलाने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो रूल्स जो रूल्स किसी किताब में लिख दिए जाए उसको हम क्या कहते हैं, नियमावली कहते हैं, या फिर लॉ बुक कहते हैं। और ऐसी ही एक लॉ बुक है जिसके अंदर कानून लिखे हुए हैं। उन कानूनों के अनुसार, उन्हीं कानूनों के अनुसार सरकार को कार्य करना होता है। राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर लोकल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कुछ भी है, कोई भी सरकारी बॉडी है, हर किसी को जो कार्य करना पड़ता है वो संविधान के अनुसार करना पड़ता है। और संविधान के अनुसार करना क्यों पड़ता है? क्योंकि संविधान के अंदर नियम लिखे हुए हैं कि इन सबको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। ये सारी चीजें संविधान के अंदर लिखी गई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम संविधान के प्रकार के ऊपर। हम किसके ऊपर बढ़ेंगे? संविधान के प्रकार के ऊपर। अब संविधान के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो संविधान के दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था लिखित लिखित रूप में, किसी दुनिया का संविधान सबसे पहले किस देश ने लिखा था? यूएसए ने। ठीक है, नंबर 1 पे है यूएसए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे आप लिखोगे फ्रांस। ठीक है, यूएसए के बाद फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने खुद का संविधान लिखा था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस देश ने लिखित संविधान लागू किया, तो वो यूएसए हो जाएगा। दूसरे नंबर पे फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा संविधान के प्रकार पे। तो संविधान के प्रकार कितने तरह के होते हैं? संविधान दो प्रकार का होता है। ठीक है, संविधान दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में कौन से? पहला लिखित यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और दूसरा अलिखित में जिसको कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ आपको इतना सा मिलेगा। देखिए, मैंने आगे ब्रैकेट में लिख के संविधान सभा लिख के एक पे टिक लगा रखा है और एक पे क्रॉस लगा रखा है। ये क्यों किया हुआ है? क्योंकि एक एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहूंगा कि जिस संविधान को बनाने के लिए किसी संविधान सभा का निर्माण किया गया, एक बॉडी एक बॉडी या फिर निकाय जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, बॉडी या फिर निकाय जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, अगर उसका निर्माण किया गया है संविधान को बनाने के लिए, तो वो क्या होगा? लिखित संविधान होगा। और लेकिन अगर संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया है तो वो अलिखित कहलाएगा। अलिखित का मतलब ये नहीं होता कि संविधान कहीं लिखा ही नहीं गया। ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट उनके पास भी है जिन देशों में अलिखित संविधान है, लेकिन उनको बनाने के लिए कभी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एक में संविधान सभा का निर्माण होता है और एक में संविधान सभा का निर्माण नहीं होता है। जिन देशों के लिखित संविधान है उनका अगर आप एग्जाम्पल देखो तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल हमारे भारत देश का ही लेंगे। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है। उसके बाद यूएसए, फ्रांस मैंने आपको बता दिया, साथ साथ में ब्राजील याद कर लो। ठीक है, 4-5 देश याद कर लो ताकि आसानी रहे समझने में। उसके बाद अनरिटर्न में ब्रिटेन आ जाता है, कनाडा है, चाइना है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी इसमें आता है, अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसके बाद
अगर हम संविधान बनने की प्रक्रिया को समझे, संविधान बनने की प्रक्रिया को समझे, टाइमलाइन को समझे, तो टाइमलाइन वैसे तो बहुत पुरानी होती है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको देखो कुछ छोटी सी डिटेल बताता हूँ। 1498 में सबसे पहले कोई यूरोपीय भारत आया था, वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जब भारत आया था, वो 3 बार भारत आया था। 2 बार आया था सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन तीसरी बार जब वो आया तो पुर्तगालियों की तरफ से गवर्नर बन के आया था। अब पुर्तगालियों की तरफ से वो गवर्नर जब बन के आया, उससे पहले जब व्यापारी बन के आया था, तो जब वो व्यापार करके वापस मसाले वगैरह लेके जब जाके उसने वापस बेचे और टोटल कैलकुलेशन की, तो उसको क्या हुआ, 400 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है, 400 गुना मुनाफा हुआ। और ये बात फैल गई कहाँ पे, पूरे यूरोप में, कि वास्को डिगामा भारत गया था, वहां से मसाले लाया, मसाले ला के उसने अ, मसाले ला के उसने यूरोप में बेचे और उसको 400 गुना प्रॉफिट हुआ। ये बात पूरे यूरोप में फैल गई। अब जब ये बात पूरे यूरोप में फैली, तो इससे क्या असर हुआ, अंग्रेजों को भी मन किया कि भाई उनको भी क्या करना है, भारत के साथ व्यापार करना है। तो 1598 में ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की और रानी क्वीन एलिजाबेथ के पास पहुंचे परमिशन के लिए। किसके लिए, परमिशन के लिए, ताकि वो भी भारत के साथ व्यापार कर सके। लेकिन 1598 में उनको परमिशन नहीं मिली, उनको परमिशन मिली 1599 में। ठीक है, और 1599 में जब उनको परमिशन मिली, तो भारत आते आते सन 1600 हो गया था। तो 1600, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, भारत में आगमन, यानी भारत में आए, भारत पहुंचे ये। और भारत पहुंचे उस समय मुगलों का राज चल रहा था, जहांगीर उस समय के राजा होते थे, शासक थे। और जहांगीर के बाद लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग राजा देखने को मिले। लेकिन एक समय आया, जब आया 1707 का समय। और 1707 में क्या होता है, एक घटना होती है जिसमें कहते हैं कि हम औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद के जितने भी शासक थे, वो कोई भी शासक इतना इफेक्टिव नहीं था, इतनी क्षमता वाला था ही नहीं कि वो पूरे भारत देश को एक साथ जोड़ के रख सके। ठीक है, अपने खुद के एरिया उनसे संभलते नहीं थे, तो अंग्रेजों को कंट्रोल तो क्या करते। तो अंग्रेजों ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक लड़ाई लड़ी, जो कि है लड़ी गई 1757 में, बैटल ऑफ पलासी, यानी पलासी का युद्ध। ठीक है, अब पलासी के युद्ध को पलासी क्यों कहते हैं, उस जगह का नाम पलासी क्यों है, क्योंकि जिस जगह पे ये युद्ध लड़ा गया था, वहां पे एक फूल मिलता है, एक फूल मिलता है जिसे कहते हैं पलास, पलास का फूल मिलता है। और इसी वजह से इस लड़ाई को क्या कहा गया, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, आई थिंक आपके डाउट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट करके दिया, देखा। 1764 में एक और युद्ध लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए, रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, और वो जीत गया। जैसे ही 1764 आया, फिर से बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में फिर से अंग्रेज जीत गए। ठीक है, अब लगातार 2 युद्ध भारतीयों से जीतने के बाद अंग्रेजों को एक चीज समझ में आई कि भाई जितने भी भारतीय हैं, उनको युद्ध में तो आसानी से हराया जा सकता है सेना की मदद से, लेकिन भारतीयों को तोड़ने के लिए एक कानून व्यवस्था की जरूरत है। तो इन्होंने कानून व्यवस्था की शुरुआत करनी शुरू की। और सर्वप्रथम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग अधिनियम लाया गया। ये वही अधिनियम है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, कहाँ पे, कोलकाता में, 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की जाती है, वो इसी अधिनियम के तहत की जाती है। और उसके बाद लगातार हर 20 साल में, 1773 में जैसे 20 जोड़ोगे, 1793, 1793 में 20 जोड़ोगे, 1813, 1813 में 20 जोड़ोगे, 33, 1833 में 20 जोड़ोगे, 1853। ये 4 बार लगातार, टोटल 4 चार्टर अधिनियम यानी चार्टर एक्ट लाए गए। अब चार्टर एक्ट क्या होता है, चार्टर एक्ट सिंपल सा ये होता है कि अगर मान लो मैं एक रूल बुक, एक कागज लेता हूँ और उस कागज के ऊपर कुछ नियम कायदे कायदे लिख देता हूँ कि भाई ये नियम है, अगर आप एचएसएससी एग्जाम क्रैकर की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, या मुझसे ऑफलाइन किसी एकेडमी में आके पढ़ना चाहते हैं, तो आपके ये रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ठीक है,
ऐसे रूल्स रेगुलेशन जब किसी पेज पे लिखे जाते हैं तो उसे कहा जाता है चार्टर। और ऐसे ही चार चार्टर लगातार भारत आए, हर 20 साल में आए। 1793 में आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, उसके बाद 1853 में आया। अब ये लगातार चार चार्टर लगातार भारतीयों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे। और अंत में भारतीय इतने परेशान हो गए कि उन्होंने कर दी 1857 की क्रांति। ठीक है, रिवोल्ट कर दिया। बेसिकली उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, क्रांति कर दी। अब क्रांति हुई तो कोई ना कोई डिसीजन निकलेगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो भारत का शासन है सीधे सीधे महारानी के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, राजा और रानी के हाथ में सीधा हमारा शासन चला गया। और का उसके बाद के शासन को कहते हैं ब्रिटिश क्राउन रूल। ठीक है, उसके बाद के शासन को क्या कहते हैं? ब्रिटिश क्राउन रूल कहते हैं। अब ब्रिटिश क्राउन रूल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भाई ये वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके काम कर दिया गया था। फिर लॉर्ड कर्जन 1905 में हमारे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और बंगाल का विभाजन जो है इस प्रकार किया गया क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि भारतीयों को लगातार कानून के साथ साथ कोई और तरीका भी होना चाहिए तोड़ने का। तो इन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति शुरू की और हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांटना शुरू किया, जिसकी शुरुआत इन्होंने की बंगाल विभाजन से, या डिवीजन ऑफ बंगाल, या हम लिख सकते हैं इसके साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, डिवीजन ऑफ बंगाल या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या किया गया? आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या किया गया कि भाई जैसे भारत के नक्शे नक्शे में अगर हम बात करें तो भारत के नक्शे में ये मान लो बंगाल है। ठीक है, ये पूरा उस समय का बंगाल था। और बंगाल को इन्होंने ऐसे इस हिसाब से दो हिस्सों में बांटा कि एक में तो सारे के सारे मुस्लिम आ जाए, एक में सारे के सारे मुस्लिम आ जाए एक हिस्से में, और दूसरे हिस्से में हिंदू हो जाए। और मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करके इन्होंने उनको साथ साथ भड़काना भी शुरू कर दिया, जिसमें मुस्लिम जिसकी वजह से 1906 में ही 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसको भी लॉर्ड कर्जन ही करवाते हैं। और लेकिन भारत की आज़ादी में बहुत समय समय पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे भगवान ने मतलब भगवान बहुत अच्छे कृपा दृष्टि बनाए रखे थे हमारे ऊपर। क्या हुआ कि भाई लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते रहे जिसकी वजह से भारत आज़ादी की तरफ अपने बढ़ता रहा। पहला कारण क्या था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध की स्टोरी में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई टर्की टर्की और ब्रिटेन आपस में लड़ पड़े किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। अब टर्की कैसा था? मुस्लिम देश था। और ब्रिटेन कैसा था? अंग्रेजों का देश था। ठीक है, अब क्या हुआ? टर्की टर्की जो है ये मुस्लिम देश है और यहाँ पे इनका जो राजा होता था वो था खलीफा। ठीक है, और खलीफा सिर्फ टर्की का राजा नहीं होता था, खलीफा पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में जितने भी मुस्लिम होते थे उन सब का जो लीडर उन सब का जो लीडर माना जाता था वो क्या क्या कौन था? खलीफा माना जाता था। इस युद्ध में भारत की मदद से इस युद्ध में भारत ने मदद की ब्रिटेन की, और टर्की हार गया। ठीक है, खलीफा को पकड़ लिया गया। तो मुस्लिमों ने एक दरख्वास्त रखी अंग्रेजों के आगे कि हमारे खलीफा को कोई ज्यादा तकलीफ वगैरह ना दी जाए या उसके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो कहाँ मानने वाले थे। ठीक है, बेचारे खलीफा को पकड़ा और जेल में डाल दिया। तो इसी समय मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत मुस्लिम जो थे थोड़े बहुत जो मुस्लिम थे वो खिलाफ हो गए किसके? अंग्रेजों के। मुस्लिम थोड़े बहुत खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। और यही वो समय काल था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। ठीक है, कब? 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये वो दिन था जिस दिन भारत आए। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे चल के हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तक मिली। लेकिन बाद में हम सोचेंगे
कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये क्या कारण थे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने जब अंदाजा लगाया कि भाई ऐसा क्या कारण था कि कुछ 500-700 अंग्रेज आए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद जो अंदाजा लगाया वो क्या था कि भाई एक तो पहली चीज ये कि जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें समझ में आया कि भारत को लोकतंत्र बनाना जरूरी था। अगर भारत लोकतंत्र होता, डेमोक्रेसी होती भारत में, तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। दूसरा, संघवाद को अपनाते हम, फेडरलिज्म यानी संघवाद को अपनाते। संघवाद का मतलब क्या है? सारी जो शक्तियां हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, उसके अंदर संघवाद में कुछ शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं। ऐसे ही अगर शुरुआत से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी होती और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राज्यों के अंदर शक्तियां बटी होती, तो कभी भी भारत गुलाम नहीं होता। और तीसरा, हम हिंदू मुस्लिम करके बहुत लड़े, तो पंथ निरपेक्ष अगर हम शुरुआत से होते, सेक्युलर होते, तो भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। इसीलिए आप देखोगे कि इन तीनों पॉइंट्स को हमने हमारे संविधान में ऐड किया। ठीक है, हमारे संविधान में ये तीनों पॉइंट देखने को मिलते हैं। अब वापस आते हैं हमारे भारतीय संविधान के ऊपर, हमारे भारतीय संविधान की जर्नी के ऊपर, क्योंकि हमें पढ़ना तो मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान पढ़ना है। तो भारतीय संविधान की जर्नी के ऊपर वापस आते हैं, और इस जर्नी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो जिसके अंदर इंडिया है, ठीक है, और दूसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। ठीक है, एक जो किताब है जिसको हम संविधान कह रहे हैं, वो किताब संविधान है, ये कहाँ लिखा गया है? और हमारा जो देश है इंडिया है और भारत है, ये कहाँ लिखा गया है? इस सवाल का अगर हम जवाब जानना चाहें तो बहुत आसान सा जवाब है कि अनुच्छेद एक, संविधान के अनुच्छेद एक या भाग एक के अनुच्छेद एक में, भाग एक अनुच्छेद एक में ये लिखा गया है, आर्टिकल 1 में, कि इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी भारत जो कि इंडिया भी है, वो एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, कैसे है इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझो कि इंडिया और भारत, ये दो नाम है हमारे देश के, और दोनों नाम कहाँ लिखे गए हैं? भाग एक के अनुच्छेद एक में। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो किताब है, नियमावली, इसको हम संविधान कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है? भाग 22 के अनुच्छेद 393 में। ठीक है, अनुच्छेद 393 में भाग 22 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस डॉक्यूमेंट को हम संविधान कहेंगे, और हम भारत के लोग इस संविधान को अपने आप को देते हैं। ठीक है, हमने भारत के लोग खुद अपने आप को ये संविधान प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग सब समझ पा रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे चलो, ठीक है, और लाइक वाइक करते रहे। अब आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब बात आती है, देखो संविधान का हमें पता लग गया। अब संविधान की जर्नी में शुरुआत से अगर हम देखें तो 1895 के समय में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक द्वारा स्वराज विधेयक लाया गया था, स्वराज बिल लाया गया था। स्वराज यानी स्वयं का राज, खुद का राज, स्वयं का राज, ये इसका ये होता है स्वराज। ठीक है, और 1922 में महात्मा गांधी द्वारा भी यही कहा गया कि भारत का जो संविधान है भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और ये 1922 में क्यों कहा गया था? देखो आपको याद होगा 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस प्रथम विश्व युद्ध में जब क्योंकि महात्मा गांधी भारत आ चुके थे, तो उस समय महात्मा गांधी की मदद मांगी गई। भारत, क्योंकि महात्मा गांधी अगर कहते कि भारत मदद करे तो भारत जरूर मदद करता, भारत के लोग मदद करते युद्ध में। तो उस समय महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम डिमांड रखी थी कि हमारा संविधान बनवा दो, तो हम आपकी मदद कर देंगे। इन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे, लेकिन युद्ध के बाद। तो महात्मा गांधी ने मदद के लिए बोल दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने मदद के लिए बोल दिया, लेकिन 1922 में जैसे ही आगे बढ़े, 1922 में ये अपने 22 आ गया, 18 के बाद 22 आ गया, 4 साल निकल गए, ये अपना वादा भूल गए। तो महात्मा गांधी ने इनको याद दिलाया एक बात कह के कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो
ये बात 1922 में किसके द्वारा कही गई? महात्मा गांधी के द्वारा कही गई। सेम बात, बिल्कुल सेम बात, सेम डिमांड दोबारा रिपीट की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये कथन किसका है, तो आपको उसके साथ सन जरूर देखना है कि कौन से सन की बात कर रहा है। अगर कौन से साल की बात कर रहा है, 1922 की बात कर रहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। 1924 की बात कर रहा है, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा है। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद है आप लोग सब समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो 1934 में एक व्यक्ति विशेष हैं जो कि कहते हैं एम एन रॉय। इनका नाम क्या है? एम एन रॉय। पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, संविधान सभा का विचार। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा रखा गया। और एम एन रॉय स्वराज पार्टी से थे। ठीक है, ये कांग्रेस के नहीं थे, स्वराज पार्टी से थे। ठीक है, अब स्वराज पार्टी से एम एन रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार रखा, आइडिया रखा। ठीक है, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1938 का समय आया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी कि भाई भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का बनाया जाना जरूरी है। ठीक है, और यहां तक सिर्फ औपचारिक घोषणा हुई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अंग्रेजों का कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन भारत का भगवान ने फिर से साथ दिया और 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध फिर से शुरू हो गया। इस बार जो युद्ध था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने की तारीख 1 सितंबर 1939 थी। 1 सितंबर 1939 जर्मनी और जापान दोनों एक तरफ हैं, एक तरफ से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अकेला ब्रिटेन, ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, इस समय अगर हम बात करें तो जर्मनी में जो शासन था वो हिटलर का शासन था। ठीक है, और यही वो समय है जब आजाद हिंद फौज भी आजादी के लिए लड़ना शुरू कर देगी। आजाद हिंद फौज का गठन भी इसी समय काल में हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत की मदद के बिना ये युद्ध नहीं जीत सकते, तो इनको भारत की मदद की जरूरत पड़ी। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया और इसने केवल दो शर्तें रखी। इसने दो शर्तें रखी। पहली शर्त कि भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? पहली शर्त ये थी उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरी संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो युद्ध के बाद होगा। युद्ध के बाद। तो महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव के लिए एक बात कही थी, आप पोस्ट डेटेड चेक हो, ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है, अब वो चले ना चले उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेश का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मल से समझो, हमारे हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, कहीं भी लगा लो, विधानसभा में जब कोई कानून पास किया जाता है, उस पे जो सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, अंत में कानून बनने के लिए किसके किए जाते हैं? राज्यपाल के होते हैं। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा या राज्यसभा से जब भी कोई बिल पास होता है, उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन अगर भारत उपनिवेश बन जाता, डोमिनियन स्टेटस ले लेता, या डोमिनियन बन जाता ब्रिटेन का, तो कानून तो हम यहाँ बनाते, बिल पास यहाँ करते, लेकिन उस पे हस्ताक्षर होने के लिए इंग्लैंड जाता, इंग्लैंड की महारानी उसके ऊपर हस्ताक्षर करती, अंग्रेजों की महारानी उसके ऊपर हस्ताक्षर करती, तो ही हमारा जो बिल है वो कानून बनता। ठीक है, यही सेम बात मान ली गई। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारी बात मानी थी, संविधान सभा की बात की, चाहे युद्ध के बाद की, महात्मा गांधी द्वारा फिर से इनकी मदद करने का मन बना लिया गया, और महात्मा गांधी ने दोबारा मदद के लिए बोल दिया कि ठीक है, हम मदद कर देंगे आपकी।
फरवरी 1942 में, ये एक बार मदद करके फिर भूल गए, ठीक है। लेकिन 1942 में जापान ने सिंगापुर ले लिया, सिंगापुर पे कब्जा कर लिया फरवरी 1942 में जापान ने। अब जापान में सिंगापुर में कब्जा किया और सिंगापुर में से जितनी भी सेना भारतीयों को पकड़ा गया या युद्ध बंदी बनाया गया, वो सब दे दिए गए सुभाष चंद्र बोस को, ताकि आजाद हिंद फौज का गठन किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ में सिंगापुर पे कब्जा करने से ब्रिटेन को क्या तकलीफ थी भाई, इंग्लैंड को क्या तकलीफ थी? इंग्लैंड को तकलीफ ये थी कि सिंगापुर एक ऐसा उपनिवेश था जिसके ऊपर अंग्रेजों को बहुत ही ज्यादा मान था, बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। सिंगापुर लेने से पहले म्यांमार को पहले से जीत चुके थे, जापान म्यांमार को ऑलरेडी जीत चुका था और म्यांमार हाथ से निकल चुका था, अब सिंगापुर भी हाथ से निकल गया, तो ये बौखला गए थे बेचारे, ठीक है। और इनको भारत की मदद लेनी पड़ी, तो इन्होंने दोबारा भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा, ठीक है। मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा। इसने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की, ठीक है, इसने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की। और साथ ही साथ में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया क्रिप्स मिशन के ऊपर, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने केवल भारत के संविधान की बात की थी, ना कि पाकिस्तान की। इस बात से नाराज होके मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी इसका बहिष्कार कर दिया, इसकी बात नहीं मानी। और क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। करो और मरो का नारा भी इसी समय दिया गया था। अब भारत के लिए एक और अच्छी बात हुई 1945 में इलेक्शन हो जाते हैं, कहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं? इलेक्शन हो जाते हैं इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में दो व्यक्ति आप आमने सामने खड़े थे इलेक्शन में, दो व्यक्ति बिल्कुल आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक है क्लेमेंट एटली जो जीते थे, ठीक है। एक थे क्लेमेंट एटली जो जीत गए थे, और दूसरे क्लेमेंट एटली जो जीत गए थे, और दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति थे विस्टन चर्चिल। विस्टन चर्चिल, जो विस्टन चर्चिल थे, ये कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थे। विंस्टन चर्चिल कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब क्लेमेंट एटली बने प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने, तो ये भारत के पक्षदार व्यक्ति थे, ठीक है। आप जब भी देखोगे, जब भी क्लेमेंट एटली या क्लेमेंट एटली से जुड़ी सरकार इंग्लैंड में आएगी, तो भारत के लिए थोड़े अच्छे अच्छे कानून बनेंगे। और जब विंस्टन चर्चिल वाली सरकार आएगी, तो जो कानून है वो काफी कड़े बन जाएंगे, बहुत टफ कानून बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली 1945 में प्रधानमंत्री बन गए। और ये क्वेश्चन भी एचएसएससी में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी भारत एचएसएससी में पूछा जा चुका है कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो इंग्लैंड के पीएम उस समय क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। और ये व्यक्ति भारत के पक्ष में थे। इसके बाद यहाँ थोड़ी ये डेट गलत हो रखी है, ये हो जाएगी 24 मार्च, ठीक है। क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट मिशन के कहने पर ही संवैधानिक सभा का गठन किया गया, ठीक है। संवैधानिक सभा का गठन किस मिशन के कहने पर किया गया? कैबिनेट मिशन के कहने पर किया गया। अब कैबिनेट मिशन के कहने पर किया गया संविधान सभा का गठन। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस मिशन के कहने पर संवैधानिक सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन के अंदर 3 व्यक्ति आए थे। एक व्यक्ति जो कि 1942 वाले में आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये कब आए थे? 1942 वाले समय में भी आए थे।
इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, ये भी भारत आए थे। सर पैथिक लॉरेंस इस सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। और इनके कहने पर जुलाई 1946 में हो जाते हैं इलेक्शन, यानी चुनाव। ठीक है, चुनाव। और चुनाव कैसे थे? अप्रत्यक्ष रूप के, ना ही तो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष, ना ही पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष। ठीक है, इस बार जो इलेक्शन हुआ 1946 में, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में जो इलेक्शन होता है, जुलाई 1946 में जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर टोटल 389 सीटों पे इलेक्शन होता है। चुनाव सीट कितनी थी? 389। और चुनाव सीट चुनने का जो तरीका रखा गया, वो ये रखा गया कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट होगी। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट होगी। तो उस समय 38 करोड़ 9 लाख के आसपास हमारी क्या है टोटल जनसंख्या है। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको बताऊं, तो 389 सीट थी, उनका भी कुछ विभाजन किया गया था। उनका भी विभाजन हो रखा था। उनका विभाजन कैसे हो रखा था? एक तरफ तो थी 296 सीटें, जो कि ब्रिटिश के 11 प्रांतों में से आई थी। ठीक है, 11 प्रांतों में से 296 सीटें। और ये 296 सीटों में से भी 4 थी चीफ कमिश्नरी स्टेट, यानी मुख्य आयुक्त राज्य। ठीक है, और 93 जो सीटें थी वो राज्य रजवाड़ों से थी। और राज्य रजवाड़ों ने इलेक्शन नहीं करवाया, वो उन्होंने सीधा मनोनीत करके, व्यक्ति को मनोनीत करके भेजा था। जो भी व्यक्ति आए थे राज्य रजवाड़ों से, यानी प्रिंसली स्टेट से, उनको क्या था? मनोनीत करके भेजा गया था। और जो 4 व्यक्ति हैं चीफ कमिश्नरी स्टेट से आए थे, यानी मुख्य आयुक्त राज्य से आए थे। और 11 प्रोविंसेस से 292 टोटल व्यक्ति आए थे। टोटल मिला के हो जाते हैं 389। कितने हो जाते हैं? 389 हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ पाए हो इस इलेक्शन का। अच्छा, और ये जो 4 मुख्य सीटें थी, ये 4 चीफ कमिश्नर जो स्टेट थे, ये कौन कौन से थे? एक था कुर्ग। कुर्ग यानी आज का कर्नाटक। ठीक है, कुर्ग है आज का कर्नाटक। कर्नाटक के बाद एक बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में है। राजस्थान का अजमेर और दिल्ली, ये 4 मुख्य आयुक्त सीटें थी। इन 4 सीटों से भी सीधे व्यक्ति चुन के भेजे गए थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं थी। एससी थे 22, एसटी थे 33, मुस्लिम 79, जनरल सामान्य सीटों पे 213 और सिख थे 4। ठीक है, कांग्रेस रिजल्ट जब आया तो कांग्रेस को मिली 208 सीटें, और मुस्लिम को मिली 73 सीटें। और अन्य सीटें जो थी 15 सीटें, अन्य लोगों को, निर्दलीयों को 15 सीटें मिली। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बिल्कुल डाटा है, क्लियरली डाटा है, सारा का सारा पढ़ने वाला है। कुछ भी नहीं है। महिलाएं कितनी है, एससी कितने, एसटी कितने, मुस्लिम कितने, जनरल कितने, सिख कितने, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को सीटें कितने मिली, अन्य निर्दलियों को कितनी सीटें मिली, ये सारी बिल्कुल एक रफली डाटा ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और इन डाटा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। ठीक है जी। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या फिर कह लो कि मुस्लिमों के द्वारा, पाकिस्तान की मांग को तेजी करते हुए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू कर दिया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब ये नहीं है यहाँ पे हिंदुओं के और मुस्लिमों के दंगे हो गए थे। ठीक है, मुस्लिमों के दंगे हो गए थे, मारकाट हो गए थे, और जिस दिन मारकाट शुरू हुई उसे डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है। और 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ये वो तारीख है जिस दिन एटली, यानी क्लेमेंट एटली, ये घोषणा कर देते हैं इंग्लैंड में बैठ के कि 30 जून 1948 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 जून भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये वो समय था
जब संविधान सभा का गठन हो चुका है, उसकी कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं, संविधान सभा अभी नई नई थी, तो इस समय क्या हुआ। अच्छा, एक बात छोटी सी बीच में रह गई कि भाई जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था, इसी के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को बनाया गया इसी के परिणाम स्वरूप। और 20 फरवरी 1947 को एटली की जो घोषणा हुई, उसके बाद तो थोड़ा सा हड़कंप मच गया था संविधान सभा के अंदर भी, क्योंकि संविधान सभा में जो व्यक्ति थे वो खुद ये नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी भारत आजाद हो, क्योंकि अभी तो हमारा संविधान भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था। लेकिन इनकी मदद करने के लिए माउंटबेटन को भेजा गया भारत। माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत आए और माउंटबेटन प्लान लेके आए, माउंटबेटन योजना। और इसे 3 जून योजना भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को 3 जून योजना भी बोलते हैं। और 3 जून योजना के लिए केवल माउंटबेटन को ही क्यों भेजा गया, माउंटबेटन को ही क्यों भेजा गया, क्योंकि माउंटबेटन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मोहम्मद अली जिन्ना के भी अच्छे मित्र थे, जवाहरलाल नेहरू के भी अच्छे मित्र थे, और साथ ही साथ महात्मा गांधी के भी अच्छे मित्र थे। और क्योंकि इनकी मित्रता अच्छी थी, तो ये माउंटबेटन ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो सभी को एक टेबल पे लाके बैठा सकता था और अपनी योजना को लागू करवा सकता था। तो इसने अपनी योजना को लागू करवाया भी, और माउंटबेटन प्लान को लागू किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली भारत को। पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त 1947 को। और प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों के ऊपर एक देसी रियासतों को यह कहा गया कि भाई अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल जाइए, और पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान। ये आपकी इच्छा अनुसार आपके ऊपर डिसाइड, आपके आप खुद फाइनल करोगे, आप खुद फाइनल करोगे, कोई और फाइनल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिसीजन इन्होंने क्या किया, इनके खुद के ऊपर छोड़ दिया, जो कि कई मामलों में सही भी था और कई मामलों में सही ना नहीं भी था। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे संविधान सभा पे। संविधान सभा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के कहने पर किया गया था, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मुस्लिम लीग द्वारा इसको बहिष्कृत किया गया, देसी रियासतों ने इसका साथ नहीं दिया। पहली बैठक में देसी रियासतें नहीं आई, मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कृत किया, और केवल 211 सदस्य मेंबर्स यानी सदस्य इसका हिस्सा बने। ठीक है, दो केवल कितने सदस्य बने, 211 सदस्य बने। और 211 सदस्यों में से भी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और केवल सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया, किसी और को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि जो भारत की जो क्रांतियां थी, या भारत के जो संविधान निर्माता है, वो ज्यादातर व्यक्ति फ्रांसीसी प्रथाओं से काफी प्रभावित थे। और कहाँ की प्रथाओं से, फ्रांसीसी प्रथाओं से काफी प्रभावित थे। और एक फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार जब भी कोई ऐसी सभा होती है, तो सबसे उस सभा का अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया जाता है। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत, फ्रांसीसी प्रथा के तहत सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष बनाया अस्थायी रूप से। इस दिन केवल यही काम किए, इसके अलावा और कोई कार्य इस दिन नहीं किया गया। ठीक है, इस दिन और कोई कार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट, सेकंड मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग 2 दिन बाद। अगर आप देखोगे तो प्लस 2 दिन प्लस कर दो, 2 दिन प्लस कर दो, और 2 दिन के बाद दोबारा मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और साथ ही साथ 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, एक है एच सी मुखर्जी और दूसरा है वीटी कृष्णामचारी।
HC मुखर्जी और दूसरा VT कृष्णामाचारी। ये दो व्यक्तियों को चुना गया क्या, उपाध्यक्ष। ठीक है, दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष चुना गया। अब और थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो उसके अंदर 2 दिन प्लस कर दो, पहली 9 तारीख, फिर 11 तारीख, और अब आ गई 13 तारीख। 13 दिसंबर 1946 को क्या होती है, तीसरी मीटिंग होती है। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, तीसरी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेके आए जिसे कहा गया उद्देश्य का प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य का प्रस्ताव लाए और इस उद्देश्य का प्रस्ताव के अंदर आधारभूत संरचना और फिलॉसफी बताई किसकी, संविधान की, कि भारत का संविधान क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी उसका मूलभूत ढांचा कैसा होना चाहिए, या उसकी फिलॉसफी, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए संविधान की। ये बातें किसमें कही गई, उद्देश्य का प्रस्ताव में, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कही गई। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ये वो तारीख है जिस दिन इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। पॉइंट्स थोड़े से अलग अलग जगह हो गए हैं, लेकिन पॉइंट्स सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आगे पीछे एक दो पॉइंट हुए हैं, लेकिन बाकी सारे एज इट इज लाइन में ही चल रहे हैं। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 तक का डाटा तो हम पहले भी देख चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान पूरा हुआ था, यानी संविधान पूर्ण हो गया था, पूर्ण हुआ। ठीक है, हमारा संविधान पूर्ण हुआ था, पूरा कंप्लीट हो गया था। इस समय काल के बीच में जो हमारी संविधान सभा थी, इसको दोहरे कार्य करने पड़े। तो कैसे कार्य करने पड़े, दोहरे कार्य, यानी एक साथ दो दो काम। और एक साथ दो दो काम, डबल गवर्नमेंट का काम कैसे किया इसने, क्योंकि इस दिन भारत आजाद हो गया था, तो भारत के लोगों के लिए कानून बनाने का काम भी इन्हीं लोगों को मिला। संविधान सभा ही कानून बनाती थी, संविधान सभा ही उसको लागू करवाती थी, और साथ साथ में संविधान को भी बनाना था। तो ये डबल काम, कानून बनाना और संविधान बनाना, दोनों ही काम किए गए। तो कानून बनाने के समय जब ये संविधान सभा कानून बनाती थी, संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करने लग गई। ठीक है, तो इन्होंने लेजिस्लेचर के रूप में भी कार्य किया, यानी विधायिका के रूप में भी कार्य किया, और संविधान सभा के रूप में भी कार्य किया। तो जब संविधान सभा के रूप में, विधायिका के रूप में जब कार्य किया किया तो विधायिका के रूप में जब इन्होंने कार्य किया, तो इस समय के अध्यक्ष कौन बने, इस समय के अध्यक्ष, कि जब भी संविधान सभा विधायिका के रूप में मिलेगी तो इसके अध्यक्ष होंगे GV मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, GV मावलंकर। ठीक है, और जिस दिन ये संविधान सभा के रूप में मिलेंगे उस दिन अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 के बाद विधायिका के या लेजिस्लेचर के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर थे। कौन थे, GV मावलंकर। जी, तो GV मावलंकर थे। वैसे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद और क्या असर आया, जो 389 सीटें थी, टोटल टोटल 389 सीटें थी, इन ये सीटें घटकर कितनी हो गई, 299। संविधान सभा में पहले 389 सीटें थी,
वो सीटें घट के हो गए 299, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, ठीक है। तो 389 सीटों से घटकर कितनी हो गई, 299 सीटें हो गई। और ये नंबर ऑफ सीट्स कम हुई। इसके अलावा अगर 389 देखें तो 299 हो गई, और 296 जो सीटें मैंने आपको बताई थी वो घट के हो गई 229। और 93 जो देसी रियासतें थी, ठीक है, 93 देसी रियासतें जो थी, रियासतें, वो उनकी सीट 93 से घटकर कितनी होगी, 70। और आजादी के बाद धीरे धीरे सभी देसी रियासतें भी आके संविधान सभा का हिस्सा बन गई। पहले ये लोग संविधान सभा के अंदर नहीं आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी संविधान सभा के रूप में। ठीक है जी। अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम कुछ अगले क्लास में हम कुछ कार्य पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य संविधान सभा के द्वारा किए गए संविधान बनाने के अलावा, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें कुछ समितियों के बारे में पढ़ना है। समितियों के बारे में पढ़ना है, जैसे 8 मेजर बड़ी समितियां थी और 13 छोटी छोटी माइनर सी समितियां थी। ठीक है। तो मेजर समितियां और माइनर समितियां, इन सब के बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास इससे थोड़ी सी छोटी रहेगी, और परसों इस क्लास से रिलेटेड हम करेंगे एमसीक्यू। ठीक है। इस बार को चैप्टर करेंगे, चैप्टर के साथ एमसीक्यू करेंगे, चैप्टर करेंगे, चैप्टर के साथ एमसीक्यू करेंगे। इस बार यही हमारा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज के टाइम पे लाइव जुड़ना है। जब भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के समय लाइव जुड़ना पड़ेगा। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस के समय आप लाइव नहीं जुड़ते हैं और आंसर करने के लिए 15-20 बच्चे अगर नहीं मिलते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, एमसीक्यू सीरीज फिर मैं नहीं कराने वाला हूँ। एमसीक्यू सीरीज मैं बंद कर दूँ। ठीक है। कम से कम 10-15 बच्चे मेरे को चाहिए कि एमसीक्यू सीरीज के आंसर्स करें। एमसीक्यू सीरीज करने का फायदा तभी है जब सामने बच्चे बैठे हों आंसर करने के लिए। ठीक है। तो आज के लिए संविधान सभा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। 2 क्लासेस लगेंगी संविधान सभा की। संविधान सभा भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। भाग 2 में उसके कार्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य और समितियां, ये पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब इसी के साथ डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। पॉलिटी फटाफट खत्म कर लेंगे, फिर हिस्ट्री पे आएंगे, फिर उस पे आएंगे। हरियाणा जीके के मैं नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ, हरियाणा जीके भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।